हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शॉर्टेड डिस्टेंस डिस्कस करूंगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, स्किप जरा सा ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हूँ। यहाँ हमने शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स लिख रखा है, यानी हमें जो शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिन दो लाइन्स के बीच कैलकुलेट करना है, वो दो लाइन्स स्क्यू लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्क्यू लाइन्स समझते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए दो डायग्राम प्लॉट की है, एक 2D में, एक 3D में। उसमें देखिए 2D में मैंने क्या किया, एक प्लेन ली है, क्योंकि 2D में सिर्फ एक प्लेन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए मैंने एक प्लेन लिया है। और उसमें देखिए मैंने टू टाइप्स की लाइन दिखाई है, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्ट। ठीक है, जो आपको 3D में भी मिल जाएंगी। देखिए 3D में मैंने कहाँ किया है, XZ प्लेन में कर रखा है ऐसा। बट देखिए दो अदर प्लेन में देखिए मैंने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक लाइन ली है L1 और वाई जेड प्लेन में मैंने लाइन ली है L2। और इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, ना एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। ठीक है, और इस प्लेन में देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब है 3D में आपको तीन कंडीशन देखने को मिल सकती है, पैरेलल लाइन का कंडीशंस, इंटरसेक्ट लाइन का कंडीशंस, और दो लाइन एक ऐसा मिल सकता है आपको जो कभी ना मिलेगी ना पैरेलल होगी। तो यही दो लाइन स्क्यू लाइंस कहलाती है। बट 2D में सिर्फ आपको यही दो कंडीशन मिलेगा, स्क्यू लाइन का कंडीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर अलग अलग प्लेन ही नहीं बनती है, सिर्फ एक ही प्लेन बनती है, इसी वजह से। तो यहाँ पे आपको ये दोनों लाइन जो है स्क्यू लाइंस मिलेगी, इन्हीं पर हम आज डिस्कशन करेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में, जो कि शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि दो स्क्यू लाइंस लिए, L1 और L2, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि स्क्यू लाइंस होती क्या है। ठीक है, और मैंने स्क्यू लाइंस के बारे में यहाँ पॉइंट्स भी लिख रखा है कि दो लाइंस स्क्यू लाइंस होगी जो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ना एक दूसरे के पैरेलल होती है, और मैंने बताया अभी जस्ट वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा। और वही दो स्क्यू लाइंस मैंने L1 L2 लिया है, जिन दोनों लाइंस के बीच का मेरे को शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों लाइंस पर एक ऐसा कंडीशन किया है कि दोनों पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो यही रिप्रेजेंट करेगा शॉर्टेड डिस्टेंस। इसे तो उसके लिए देखें, इसी लाइंस को मैंने यहाँ पर अगेन ड्रॉ किया, ये L1 है, ये L2 है। और मैंने क्या किया है, इस लाइन के पैरेलल एक B1 वेक्टर लिया है और इस लाइन के पैरेलल B2 वेक्टर लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, और ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, ये भी और ये भी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस लाइन पर A1 पॉइंट लिया और इस लाइन पर A2 पॉइंट लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लाइन के इक्वेशन में मैंने पढ़ाया है कि जब एक लाइन किसी पॉइंट से पास करे और किसी अनदर लाइन या वेक्टर के पैरेलल हो, तो उसके लिए इक्वेशन लिखा जाता है कैसे, देखिए। तो ये R1 वेक्टर जो था, ये एक ट्रायंगल लॉ से आया था, इक्वल टू क्या होता था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस एक रियल नंबर लैम्डा से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा जाता था, वेक्टर इक्वेशन होता था लाइन का। ये आपको पता है, प्रीवियस वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता रखा है, सिमिलरली मैंने यहाँ भी वैसा कर रखा है। L2 लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी A2 मैंने यहाँ लिख रखा, फिर प्लस दिया, फिर इस L2 लाइन के पैरेलल मैंने B2 वेक्टर लिया है जो कि यहाँ लिखा है, और इसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप लैम्डा मत लिखिए, यहाँ आप म्यू लिख लीजिए, क्योंकि रियल नंबर की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, इसी वजह से मैंने यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता रखा है। हमें अभी इन दोनों लाइन के इक्वेशन की जरूरत नहीं है। इस शॉर्टेड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं बता देता हूँ। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए चार चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, वो देखिए क्या है। तो हमें L1 और L2 जो लाइन A1 A2 पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट चाहिए होगा, इसका कोऑर्डिनेट, और ये जो पैरेलल वेक्टर B1 और B2 है ये चाहिए होगा। ये चार चीज़ अगर है तो हम ये PQ यानी शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हमें मिलेगी।
वो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन से प्रोवाइड होगी। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, आपको ये 4 चीज़ें उस इक्वेशन से निकाल के लानी होगी, फिर जाके आपको फॉर्मूला का यूज़ करना होगा और तब जाके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए एक कंसेप्ट है, मैंने बता रखा है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मैंने पढ़ाया है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का कैलकुलेट करना है वेक्टर ए के अलोंग। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, वेक्टर में जाइए, वेक्टर का वीडियो देखें, वहाँ मैंने अच्छे समझा रखा है, एक बार मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें को इस वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो मैंने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से, इसके टॉप से। तो ये जो सेक्शन होता था वो प्रोजेक्शन बताता था, और इसकी जो वैल्यू होती थी, इस वेक्टर बी की वैल्यू लिखनी होती थी और डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना होता था, और इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता था ए कैप, वो लिखा जाता था। कहने का मतलब अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है इसके अलोंग, तो वो वेक्टर लेना है डॉट प्रोडक्ट और इस वेक्टर ए का डायरेक्शन यूज़ करना है, यानी यूनिट वेक्टर ए कैप यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज़ करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपको करना क्या है, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है A1 A2 को मिला दिया, एक लाइन बना दिया A1 A2, ये लाइन बना। अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन मैंने इस पे निकाल दिया, तो ये इसका प्रोजेक्शन इस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो करता है। जैसे कि मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई, ये लाइट का जो प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए देखिए क्या चाहिए होगा, ये वेक्टर चाहिए होगा और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, जो कि इसका कंसेप्ट यूज करके इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो वो वेक्टर चाहिए था, और जिसके अलोंग निकालना था उसका यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इस लाइन का वेक्टर यूज करूंगा, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है A1 A2 वेक्टर लिखा, डॉट प्रोडक्ट, इस पर प्रोजेक्शन निकालना था, इसका यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप से शो किया। तो ये मैंने मॉड लगाया, चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये फाइनल में को वैल्यू देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। अब चलिए इसको और फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो चूंकि ये एक वेक्टर है, मैंने इसका डायरेक्शन लिखा है ऐसे A1 से A2, तो मैंने पढ़ाया था इस किसी भी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। देखिए तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो गया, डॉट, और मैंने ये एन कैप जो यूज़ किया यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन पर्पस के लिए किया, और ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वो ये वेक्टर B1 और ये वेक्टर B2 का क्रॉस से जनरेट होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वो जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा यही एन कैप होगा। अगर आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उस वेक्टर को, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट जो एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी उसके मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड किया, तो ये मुझे एन कैप मिल जाएगा। ठीक है, और इसी एन कैप की वैल्यू यहाँ मैंने पुट किया, तो फाइनली मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मिला। ये मैंने देखिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर बाय द वे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना था, तो ये वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा तो मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, तो आप मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे यूज कर सकते हो, डायरेक्शन के लिए एन कैप यूज करता था। अब इसको निकालोगे तो ये नीचे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वही वैल्यू देगी। तो यहाँ मैंने B1 क्रॉस B2 यूज किया है, तो वो फॉर्मूला के लिए यहाँ यूज किया, क्योंकि यहाँ मेरे को B1 वेक्टर है, B2 वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ ए बी नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे B1 B2 दिया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको यहाँ समझ में आया होगा। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं एक अनदर प्रोसेस से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताऊंगा, उसी एग्जांपल में मैं सेकेंड मेथड भी आपको करवा दूंगा, जिससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस मेथड का भी यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। तो चलिए आप एग्जांपल को देखें और भी क्लियर कर पाएं। चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग थ्योरी समझते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो चलिए दो लाइंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए L1 लाइन है, ये मान लीजिए L2 लाइन है। ठीक है, और L1 लाइन जो है इसे मैंने माना है, L2 लाइन इसे माना है। ठीक है, उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए होगा,
मान लीजिए वो 2 पॉइंट है, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया P Q, इन्हीं दोनों के बीच का मुझे पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है, मैंने बोला था। और ये जो लाइन L1 है मान लीजिए इस पॉइंट से पास कर रही है A1 से, ठीक है, या P इसको मान लीजिए, सॉरी Q इसको मान लीजिए, ठीक। और A1 पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है और A2 से ये पास हो रही है, ठीक ना। तो आपको PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है जो इस पर है। उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि इन दोनों को मिलाना है, इसका प्रोजेक्शन इस पर देखना है, ठीक है। यही प्रोजेक्शन इस पर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। तो उसके लिए A1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, मान लीजिए A वेक्टर A1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A2 वेक्टर है, ठीक। और ये L2 लाइन मान लीजिए B2 वेक्टर के पैरेलल है और L1 लाइन मान लीजिए B1 वेक्टर के पैरेलल है। तो मुझे B1 वेक्टर भी चाहिए होगा, B2 वेक्टर भी चाहिए होगा, कैलकुलेट करने के लिए A1 वेक्टर चाहिए होगा, A2 वेक्टर चाहिए होगा। चलिए इसके हेल्प से हम लोग लिखते हैं। तो नाउ तो ये इक्वेशन को आप देखिए, L1 इक्वेशन को x माइनस 3/2 y माइनस 4/1 z प्लस 1 है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा आपको। यानी फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखे a माइनस 1 किया, क्योंकि माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्म में आ गया और नीचे में a b c जो है डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 लिखोगे क्या आएगा 2 1 माइनस 3। तो ये देखिए डायरेक्शन रेशियो L1 का रिप्रेजेंट, ये वाला लाइन का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से आप ये वेक्टर लिख पाओगे, क्योंकि जो वेक्टर का कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड करता है। तो इसी कारण आप B1 वेक्टर लिखोगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप आया। और A1 पॉइंट लिखना है पहले, ये वाला पॉइंट, तो कैसे लिखोगे, देखो A1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यही पॉइंट वो होगा, ये 3 4 ये -1। तो जैसे ये पॉइंट मिलेगा इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, A1 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। यहाँ से आपने B1 वेक्टर भी लिख लिया, A1 पोजीशन वेक्टर भी लिख लिया। सिमिलरली आप L2 लाइन के लिए भी करो, x माइनस 1/-1 y माइनस 3/3 z माइनस 1/2 ऐसा लिख लिया आपने। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं रहता तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, ठीक। यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, ये L2 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको, ये -1 3 2। जैसे डायरेक्शन रेशियो मिलेगा तो आप B2 वेक्टर लिख पाओगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। जैसे आपने B2 वेक्टर लिखा, सिमिलरली अब A2 पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, तो A2 पॉइंट क्या होगा, ये होगा 1, यहाँ 3, यहाँ 1 आया। जैसे A2 पॉइंट मिलेगा इसका पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी हो गया। तो अब जैसे ये फाइंड आउट हो गया, देखिए इसका डायरेक्शन P से Q है, तो आपको निकालना होगा A1 A2। अगर डायरेक्शन अपवर्ड लेते तो यहाँ आपको A2 A1 निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे निकालोगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी A1 A2 वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो देखिए यहाँ लिखिए आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस आपको आएगा A1 वेक्टर, देखिए 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। माइनस को पहले अंदर शिफ्ट कर दीजिए आप, i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, प्लस यहाँ लिखोगे माइनस अंदर शिफ्ट हुआ, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अब आप इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट ऐड कर लीजिए, 1 माइनस 3 हो जाएगा, i कैप प्लस 3 यहाँ माइनस 4j कैप प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे भी देखिए 1 है, 1 प्लस 1 k कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 2i कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस j कैप, यहाँ प्लस 2k कैप। इस तरह से आपको ये वेक्टर की वैल्यू मिल गई, A1 A2 वेक्टर की वैल्यू मिल गई। फॉर्मूला में आपको ये चाहिए था, और आपको चाहिए था क्या, एन कैप यानी यूनिट वेक्टर। मान लीजिए ये डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज हुआ, तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालना था आपको, और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना था। तो आपको निकालना है एन कैप, निकालने के लिए आपको चाहिए होगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये चाहिए होगा।
चलिए निकालते हैं। तो उसके लिए मॉड ये लगाइए, डिटर्मिनेंट लगाइए, सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखना होगा आपको आई जे के कैप। b1 की वैल्यू देखिए कहाँ है, b1 खोजिए, b1 यहाँ है, तो उसका देखिए कॉफिशिएंट लिखिए 2 1 -3। b1 पहले है तो b1 का कॉफिशिएंट को पहले लिखना है। उसके बाद b2 कहाँ है, ये इसका कॉफिशिएंट को लिखिए -1 3 2। मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया है, एक बार जाके वीडियो जरूर देखें। इसके लिए मैंने देखिए क्या बताया था, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस आई कैप होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है, ये डिलीट, ये डिलीट। 1 इंटू 2 2 फॉर्मूला का माइनस, 3 इंटू 3 9 -9, ये +9 हो जाएगा। यहाँ होगा माइनस जे, यहाँ माइनस था तो इसलिए ये डिलीट, ये डिलीट। 2 इंटू 2 4, फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस के कैप, ये डिलीट, ये डिलीट। 2 इंटू 3 6, माइनस 1 इंटू 1 -1 + 1 हो जाएगा। ये मैंने वेक्टर वीडियो में पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट में, एक बार जाकर देखें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 to 11 आई कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस जे कैप, 4 - 3 1 होगा, इसलिए माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड आप निकालोगे भी यूज होगा तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए 121 + 1 + 49। ठीक, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 171। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ की वैल्यू मिल गई, क्रॉस मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, इसलिए आप यूनिट वेक्टर निकाल पाओगे। तो क्या होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 11 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइडेड बाई रूट 171। ये वैल्यू मुझे एन कैप के मिल गई। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जो पी क्यू निकाल रहा था मैं, क्या फॉर्मूला था, ये मॉड लगा रहा है, डिटर्मिनेंट है मॉड, इसलिए कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a1 a2 वेक्टर था डॉट यूनिट वेक्टर। कैसे लिखा, मैंने फॉर्मूला से लिखा, और इसकी वैल्यू देखिए निकला हुआ है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या आया है, a2 - a1 की जो वैल्यू आई है -2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यहाँ आया डॉट आया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये देखिए 11i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाई रूट 71। इस तरह से आई। इन दोनों को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, -22 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, और डिवाइडेड कीजिएगा 171 से। इस तरह से इसको ऐड कीजिएगा, इसको ऊपर वाले को, तो आपको -22 + 15 आ जाएगा, रूट 171। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 171। तो इस प्रकार से देखिए मॉड में क्या करता है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो यह आ जाएगा 171 यूनिट। दिस इज अ आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं, विदाउट फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर किसी लाइन का प्रोजेक्शन या किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी अनदर वेक्टर के अलोंग निकालना है या लाइन के अलोंग निकालना है, तो मैंने उसके लिए बताया था, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो ये सेक्शन आपका प्रोजेक्शन बता रहा है, मान लीजिए x है, तो इस लाइन का आपको डायरेक्शन को साइन दिया होना चाहिए, जिस लाइन पर निकालना है प्रोजेक्शन, और जिसका निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहना चाहिए। तो यही प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, a इंटू एल एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर निकालते थे। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइन L1 तो दी हुई है, देखिए L1 का क्या है, x - 3/2 y - 4/1 इक्वल टू z - -1/-3। जो मैंने सॉल्व करके लिखा उसी को उतारा। यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियो लिख लोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ
L1 क्या हो जाएगा 2 1 -3 मिल गया। सिमिलरली आपको L2 लेना है। L2 के लिए क्या है देखिए, L2 ये है x -1 डिवाइडेड बाई -1, y -3 डिवाइडेड बाई 3, z -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो डायरेक्शन रेशियो लिख लेना है। क्यों लिख रहे हैं आपको जस्ट बता देता हूँ, -1 3 2, क्योंकि देखिए मेरे को इसका शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है तो इसका प्रोजेक्शन इस पे देखना है, तो इसका प्रोजेक्शन देखने के लिए इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और इस पर प्रोजेक्शन निकालना तो इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तब फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो मेरे को अभी क्या मिला, L2 लाइन का मिल गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, और इस लाइन का यहाँ मिल गया मेरे को डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये वाला लाइन है इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं QP परपेंडिकुलर दिस L1। जैसे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर केस मैंने पढ़ाया था, अगर ये मान लीजिए लाइन इस पे परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, और ये लाइन मान लीजिए L2 है, इसका डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए UVW है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं AU प्लस BV प्लस CW इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए ये QP इससे परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन L1 का जो डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाला है यहाँ, और इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे नहीं पता PQ का, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो आप मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए लेट QP बोलिए या PQ बोलिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ QP क्या हो, ABC मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, और L1 का मुझे मालूम है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए 2A प्लस 1 इंटू B प्लस -3 इंटू C इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए 2A प्लस B माइनस 3C इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलर कंसेप्ट आपको लगाना है इसके लिए भी। अब क्या है, ये जो PQ परपेंडिकुलर है L2 पर, तो उसी तरह से आप लिखिएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है, देखिए यहाँ, तो ये और ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो -1 इंटू A प्लस 3 इंटू B प्लस 2 इंटू C इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, -A प्लस 3B 2C इक्वल टू 0, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व करने आपको सिखाया था, क्या बोला था, इसको प्लस मानने, इसको माइनस मानने, इसको प्लस मानने, डिटर्मिनेंट का हेल्प लेना है। A की अगर वैल्यू निकालोगे, A लिख कैसे दे देना, A को कवर कर लेना, और डिटर्मिनेंट का सिंबल देना, इनका कोफिशिएंट और इनका कोफिशिएंट को उतारो, 1 3 प्लस है तो प्लस साइन के साथ उतारना है, माइनस था माइनस लिखते हैं। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट देखिए -3 है, -3, और यहाँ C का कोफिशिएंट क्या है 2, इसे उतार दिए। अब इक्वल टू, अब आपको B का लिखना है तो B को कवर कीजिए, तो जैसे B को आप कवर करोगे 1 2 3 4 बचेगा, 2 इसका कोफिशिएंट, इसका -1 है, 2 -1, यहाँ देखिए माइनस सिंबल था, यहाँ माइनस भी देना है आपको, इसलिए मैंने प्लस माइनस प्लस लिखा है, डिटर्मिनेंट कंसेप्ट, ठीक। डिटर्मिनेंट यूज कर रहा हूँ, ये कोफिशिएंट लिख लिए। अब C का ये कवर किए तो C का कोफिशिएंट बचा -3 2, ये लिख लेना है आपको। फिर C के लिए निकालना है तो C कवर कीजिएगा, ये देखिए प्लस में है तो 2 और इसका 1 हो जाएगा, 2 -1, और यहाँ हो जाएगा B का भी 1 है और 3, इस तरह से आप लिख लोगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू 2 2 माइनस फॉर्मूला का, 3 इंटू 3 9, और माइनस प्लस 9 हो जाएगा। B 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, इस फॉर्मूला का माइनस लिख लीजिए पहले, माइनस में प्लस, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3। C की वैल्यू लिखो, 2 इंटू 3 6, फॉर्मूला का माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक और माइनस प्लस कर देगा, 1 इंटू 1 1। इसको सॉल्व करोगे तो A इज इक्वल टू 11, B इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 4 में 3 माइनस करोगे तो 1, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ C की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ A यानी कि डायरेक्शन रेशियो मिल गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आपको किसका मिल गया, यहाँ ABC किसका माना था, PQ का, PQ क्या हो जाएगा 11 -1 और 7, ये मिला आपको। जैसे डायरेक्शन रेशियो इसका मिला तो आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा, और जिसका निकालना उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। तो इसका कोसाइन निकालने के लिए देखिए, तो इसको मान लीजिए लेट कर लीजिए कि L M N
इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। मैंने माना तो L11 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले रूट निकालना होगा इसका, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट 171 आएगा। तो अब प्रत्येक को इससे डिवाइड कीजिए, L की वैल्यू निकालना है तो 11 डिवाइडेड बाई 1 रूट 171 हो जाएगा। M की वैल्यू निकालना है तो -1 डिवाइडेड बाई 171 रूट के साथ। N निकालना है तो 7 डिवाइडेड बाई रूट 171। ये L, M, N की वैल्यू मुझे मालूम हुई, और ये तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन मिल गया इसका, डायरेक्शन रेशियो अभी तो नहीं निकाला। तो अब ये दो पॉइंट्स दी हुई है, देखिए कहाँ दी हुई, ये पॉइंट यहाँ A1 की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। A1 की वैल्यू है 3, 4, -1 ये दी हुई है, और A2 की वैल्यू भी मैंने निकाल रखा था पहले से 131 कहाँ से, इक्वेशन ऑफ लाइन से आप निकाल लीजिएगा, मैंने निकाला है पहले ही। तो ये दोनों वैल्यू मुझे मिली। आपको पता है कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आपको डिफरेंस करना होता है। देखिए डायरेक्शन मैंने लिया A से A1 से A2, तो इस 1 से 3 को माइनस कीजिए, 3 से 4 को माइनस कीजिए, 1 से -1 को माइनस कीजिए, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो देखिए कर यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1 - 3 कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा -2, 3 - 4 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, 1 -1 कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आपको -2 -1 +2 ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया, तब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इस पे निकल जाएगा, और प्रोजेक्शन ही शॉर्टेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए तो करते हैं। पहला L है, इसका पहला देखिए A है, A की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखना होगा आपको 11/√171 मल्टीप्लाइड बाई -2। मॉड इसलिए लिए क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, डिस्टेंस है ना, फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद आपकी ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये और -1/√171 मल्टीप्लाइड बाई दिस -1 प्लस, उसके बाद आपको करना है ये 7/√171 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको लीजिए मॉड लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए तो यहाँ आ जाएगा -22 171, यहाँ +1√71 प्लस 14 1√71, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ जाएगा -22 या 15 171, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -7/171, माइनस तो हट जाएगा, मॉड पॉजिटिव कर देगा तो 7/171 इज द आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ये प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिए मैंने, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, लेक्चर इजी वे में समझ में आएंगी, और क्वेश्चंस जो करोगे वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखोगे। अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।